What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lord Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर आजकल अपने ही ऊपर डाउट होने लगा है, पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। जिंदगी में कुछ भी करना यार, पर अपने ऊपर डाउट मत करना। अगर खुद आप ही लोग अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देंगे तो लोगों के पास में तो वैसे ही दुनिया भर के ऑप्शन है डाउट करने के लिए, तो कम से कम आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं ना, आप लोग अपने साथ में रहते हैं। अगर उन 24 घंटे में से आप लोग सोने का टाइम निकाल दें, पूरे टाइम जब आप लोग जगे रहेंगे, आप लोग अपने दिमाग में अपने आप को कोसते रहेंगे, तो आप लोग अपनी ही इमेज के नीचे इतने सारे दब जाएंगे, उस जो गलत इमेज आप लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है कि कभी भी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को अपने सर पे बैठा के रखना है। वो नहीं कहते कि मैं अपने आप से ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अगर ये काम आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया तो दुनिया आप लोगों को अपने आप अपनाने लगेगी, अपने आप एक्सेप्ट करने लगेगी। सबसे पहले अपने आप को खुद तो एक्सेप्ट करो यार। अपने आप को खुद तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो और बोलते हैं कि वो इंसान मुझे इस तरीके से देखता है, वो इंसान मुझे इस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं देता है। खुद की नजरों में खुद की रेस्पेक्ट की है कभी, जो दूसरे वाला आप लोगों की रेस्पेक्ट करने लगेगा। तो पहले खुद की रेस्पेक्ट करना सीखो। अपने आप को कभी भी गलत तरीके से मत देखो। ये देखो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टेंशन हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मुझे ये इंप्रूव करना है और मैं इंप्रूव कर लूंगा या कर लूंगी। मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चीजों को देखना स्टार्ट कर दो तो फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है जरा सी देर में। बस आप लोग अपना नजरिया चेंज करना है। तो भगवत गीता में बोला भी गया यार, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप लोग इस दुनिया को देखना चाहोगे, ये दुनिया आप लोगों को वैसी दिखाई देगी। और दुनिया को तो बाद में देखना, पहले अपने आप को देखो। तो जैसा आप लोग अपने आप को देखना चाहोगे, आप लोगों को अपने आप भी ऐसे दिखाई देगा। तो अपने आप को हमेशा अच्छा देखना है, अपने आप को शाबाशी देनी है, पनिश भी करना है अपने आप को। अगर कुछ गलत काम हो गया, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था ये काम मैं करूंगा, तो उसके लिए पनिश भी करो, पर लेकिन अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करो ताकि आप लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सको। ठीक है, काफी प्यारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पर लेकिन मेरा मन जो है इस आर्टिकल में कुछ ज्यादा ही लग गया। मैंने कहा और बातें बताऊंगा। इस आर्टिकल के बारे में पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये जो आर्टिकल है, ये बात की जा रही है इलेक्ट्रोल प्रोसीजर के बारे में। हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ये कई सारे एरिया है, आसाम के अंदर भी इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इलेक्ट्रोल जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब 2019 में नवंबर की बात की जा रही है, इनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू किए गए। तो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है अभी क्यों न्यूज में है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी है क्या, बेसिकली आज की डेट में हमारी कंट्री में जो 5 एरिया में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके चलते हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उससे बहुत सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा देता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ना तो इस पैसे का जनता को पता चलता है, ना ही इस पैसे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चलता है। ये पैसा कौन दे रहा है और किसके पास में जा रहा है, इसके बीच में ये बिल्कुल एक नहीं कहते कि बिल्कुल छुपा हुआ रहता है क्या चल रहा है। तो पहले आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड समझिए, तब आप लोग सारी चीज समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड यहां पर एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पैसे देने का तरीका है। हमारी कंट्री में या तो हमारी कंट्री कोई सिटीजन है या हमारी कंट्री कोई कंपनी है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सेलेक्टेड ब्रांच है वहां से जाके इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और उसके बाद में ये जो बेसिकली देंगे किसको, ये एक तरीके से सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्ट फ्री है, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, ये पेएबल टू बियरर है, यानी कि जिसको ये दिए जाएंगे उसी के हो जाएंगे, यानी कि जिसने खरीद रखे हैं उसी के रहेंगे। यानी कि आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं, आप लोग बीजेपी, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी को जाके वो बॉन्ड देते हैं, तो उसी के हो जाएंगे। तो यानी कि वही उसका मालिक हो जाएगा। इंट्रोड्यूस किए गए थे 2018 में, और उस टाइम पर बड़े ही शानदार तरीके से अरुण जेटली साहब के द्वारा बजट का जो सेशन था उसमें इनके बारे में बताया गया था। पर लेकिन उसके बाद में भी कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि क्या क्या चलता है इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पीछे, तो आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा आज मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम 2018 में जब लाएगी तो इसको अलग अलग डिनोमिनेशन में आप लोग ले सकते हैं। 1000 रुपए का खरीद सकते हैं, 10,000 का खरीद सकते हैं, 1 लाख का खरीद सकते हैं, और इवन 1 करोड़ का भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये डिनोमिनेशन है जिनमें आप लोग खरीद सकते हैं 1000 से लेके 1 करोड़ तक का आप लोग इसको खरीद सकते हैं। इसके चलते जो डोनर है उसको केवाईसी देनी पड़ेगी, यानी कि नो योर कस्टमर का जो कंप्लेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये वैलिड रहेगा ओनली 15 डेज के लिए, यानी कि जल्दी से जल्दी पहुंचा दो भाई साहब, जिसके लिए लिया है लेट मत करना। तो ये बातें बोली जा रही है यहां पर। अगर बात की जाए यहां पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये अवेलेबल रहेंगे 10 दिन के लिए, मानिए जैसे कि हर क्वार्टर में, यानी कि जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जनवरी में पहले, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, 10-10 दिन के लिए आप लोग 10-10 दिन के लिए अलाउ किया जाएगा खरीदने के लिए, और आप लोग इनको खरीद सकते हैं। और इसको खरीदने के बाद में आप लोग जो भी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है, तो ये सेक्शन 29A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये 1951 का, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा जो कि रजिस्टर है यहां पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। ठीक है,
आगे अगर बात करूं यहां पर, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 1% वोट यहां पर मिलती है, ठीक है, एटलीस्ट 1% मोर, जो रिसेंट अभी जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन यानी कि स्टेट के इलेक्शन अगर हुए तो वे एलिजिबल रहेंगे इस बॉन्ड को लेने के लिए। तो यह है पूरी राम कहानी इलेक्टोरल बॉन्ड की। अब यहां पर इसमें क्या राम कहानी है और क्या क्या चीजें हैं और क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बड़ा प्यारा है आर्टिकल, इसमें आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। तो यहां पर अभी जो राइटर हैं वो थोड़े गुस्सा है इस चीज को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में 2017 से ये केस पड़ा हुआ है और तब से कई सारे इलेक्शन हमारी कंट्री में कंडक्ट कराए जा चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये केस जो है वो आगे लेकर नहीं आए, जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था। क्योंकि आज की डेट में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग इलेक्शन लड़ने स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ने स्टार्ट किया तो उसमें क्या होगा, हमारे पास में पैसा नहीं है, दूसरा सामने वाला बंदा जो है वो करोड़ों रुपए लिए बैठा है, तो वो तो अगर किसी पर्टिकुलर वहां पर पैसे भी थोड़े बांटने स्टार्ट करेगा, किसी को लोक लुभान वाली नीति फॉलो करना स्टार्ट करेगा, तो जरा सी देर में जीत कर ले जाएगा। यानी कि पैसा जो है वो इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन हमारी कंट्री में इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, कई बार ये देखने को मिलता है कि यूएसए के इलेक्शन में भी इतने पैसे खर्च नहीं किए गए। ये वो कंट्री है जहां पर हम लोग कहते हैं कि आधे से ज्यादा जनता जो है भूखी सोती है और वहां पर इलेक्शन में इतना ह्यूज पैसा खर्च किया जाता है। तो यहां से ये पैसा आता कहां से है, तो ये जो बॉन्ड वगैरह हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यहां से इस तरीके से प्रक्रिया से ये पैसा जो है ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पास में पहुंच जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब यहां पर ये एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था तो राज्यसभा को बाईपास कर दिया गया। राज्यसभा को बाईपास मतलब जैसे किसी सिटी में आप लोग जाते हैं ना, सिटी में बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप लोग बोलते हैं बाईपास से गाड़ी निकाल लेना है, कोई मतलब नहीं अंदर से जाने का, तो वही काम किया गया, बाईपास कर दिया राज्यसभा को। वो कैसे किया जाता है, अगर किसी बिल को आप लोग मनी बिल बना देंगे तो राज्यसभा की पावर नहीं रहती है, राज्यसभा उसको बस कुछ दिनों के लिए रोक सकता है, उसके बाद में राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है। तो 14 डेज तक राज्यसभा उसको रोक सकता है। टोटल पावर रहती है मनी बिल की स्पीकर के हाथ में। ये क्वेश्चन कई बार पूछाते हैं, लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है मनी बिल के बारे में, तो उसी के हाथ में सबसे ज्यादा पावर रहती है मनी बिल को लेकर। तो इसके चलते राज्यसभा को अगर बाईपास करना है तो किसी भी बिल में ये दिखा दो कि ये मनी बिल है। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसमें चेंज किया गया, कंपनी एक्ट था 2013 का, उसमें चेंज किया गया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट था 1951 का, उसमें चेंज किया गया। यानी कि बॉन्ड जो है वो आसानी से गवर्नमेंट तक पहुंचते रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड को उन तक पहुंचने में कोई टेंशन न आए, और यहां पर ये आसानी से अनलिमिटेड पैसा पॉलिटिकल पार्टी ये मार्केट से उठाती रहे। तो इसके चलते इन्होंने एक शानदार रास्ता अपना तैयार किया जब यहां पर चेंज किया गया, और उसमें राज्यसभा को भी दरकिनार कर दिया। कब पता चला राज्यसभा उसको रोके बैठी है तो उसको भी दरकिनार करके ये आगे बढ़े। इंटरेस्टिंग बात जो सबसे प्यारी मुझे लगी यहां पर वो ये है कि कितना पैसा किस बॉन्ड में किसके पास में जा रहा है, ना तो मेरे और आप जैसे लोगों को पता चलेगा, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चलेगा, इवन ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर आइडेंटिटी जानने को मिलेगी डोनर की। जब आइडेंटिटी नहीं पता चलेगा तो फिर क्या रह गया, ठीक है। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से कितना वेग हो जाता है यहां पर इस तरीके से अगर यहां पर ये चीजें निकल कर आती हैं। और भाई साहब आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। 2016-17 में यहां पर केस चला किसके तहत, यहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको एफसीआरए बोलते हैं आप लोग, एफसीआरए के तहत यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में केस चला और गिल्टी पाया गया यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को कि उन्होंने एफसीआरए का वोलेशन किया है, तो उनको जो कंट्रीब्यूशन मिला है वो गलत तरीके से मिला है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा एक तरीके से चेंज कर डाला इसके अंदर, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया। रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है, आज की डेट में आप लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों ने पहले कोई काम किया, उसका पैसा आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो बोलने लगो कि हाँ जो पहले काम किया उसका भी पैसा आप लोग को देते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। ओके, यानी कि पीछे जाकर टैक्स लगा देना, पीछे जाकर कोई चीजों में चेंज कर देना, उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे हम इसको, यानी कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए जिस एक्ट को लेकर, उस एक्ट में हम ऐसा चेंज करेंगे आज के डेट में हम लोग बिल्कुल पाक साक इंडिपेंडेंट पाओ नहीं कहते, बिल्कुल दूध के धुले हो जाए, बेसिकली ऐसा बोला है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब इनके ऊपर पड़ती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सैलरी बढ़ानी है, सारे एक साथ में आके बैठ जाएंगे। अगर पता चला कि यहाँ पर हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कैंटीन में पैसा बढ़ाना है खाने का, सारे एकदम साथ में नहीं बढ़ाना है, पैसा फ्री में खिलाओ हम लोगों को, तो यानी कि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए सिचुएशन जो है वो ये देखने को मिलती है, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो सारे एक साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे एक साथ में आकर खड़े हो गए और चेंज किया बैकग्राउंड में जाकर कि हाँ भाई साहब हमको गिल्टी नहीं होना चाहिए हम लोगों को, और हम ही तो लो बनाने वाले हैं यार, किसकी हिम्मत है हमारे गले में फंदा डालेगा, तो हम जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर डाला, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा क्योंकि इन्होंने ये इसमें इस तरीके से चेंज कर डाला।
अगर बात करें यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, जो अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, सर्च कर लेना FCRA बाय वीर, आप लोग देखिएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी एनजीओ है हमारी कंट्री में जिनको बैन किया गया और वो बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती हैं। अगर ले भी सकती हैं तो गवर्नमेंट की पूरी नजर रहेगी उसके ऊपर। मैं यानी कि जो कोई और करे, ये तो वही बात हो गई, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो वो वाली बात है कि कोई और पैसे ले रहा है तो वो गलत है और आप लोग भर भर के पैसे ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके चलते ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। अगर आज की डेट में कोई इंडियन सब्सिडरी फॉरेन के अंदर में अगर कोई कंपनी है तो डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर उसको अलाउ कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर अगर कोई बाहर से हमारी कंट्री में अगर इस तरीके से पैसा भेज रहा है तो कल को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने हिसाब से कि हाँ भाई साहब, अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी पावर में आओगे तो ये वाली चीज जो है मेरी इंप्लीमेंट कर देना, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा अगर इस टाइम पर किसी को मिलता है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है जो पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन में पावर में है। तो लास्ट 2018 में जो सारा पैसा गया लगभग 95% वो गया बीजेपी के खाते में। अप्रोक्सीमेट अगर मार्च 2019 तक का डेटा आप लोगों के सामने लाए तो 60% अभी बीजेपी के खाते में जा चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है सबसे ज्यादा पैसा जो है उसको मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के पास में तो इन्फॉर्मेशन है और किसी के पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल को गला पकड़ लेंगे, भाई साहब उसको कैसे डोनेशन दे दिया तुमने, तुम तो हमारे वाले थे। तो वही बात हो गई कि उसको कैसे वोट दे दिया तुमने तो हमको वोट देनी थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली आकर इसको सुनना चाहिए, वो मैटर जो इतने लंबे समय से इस तरीके से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा सकता है हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं। क्योंकि पैसा जो होता है जहां पड़ता है वहां जाकर लोगों की डायरेक्शन चेंज कर देता है। पैसे के लिए जो लोगों का मोह है वो इतना ज्यादा है कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर ये सारी चीजें जो हैं उसको आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम इलेक्शन के प्रोसीजर में, क्योंकि इसी के चलते आप लोग अपनी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड कर पाएंगे। देखा इलेक्शन में जीतकर कोई आ गया, फिर बाद में खरोच स्टार्ट हो जाती है और फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी टूट फूट के इधर उधर हो जाती है। एक ये नया प्रोसीजर चला आज के डेट में हमारी कंट्री में। ठीक है, इलेक्शन में जीत लो तुम, बाद में आके तुम्हारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बेसिकली इस तरीके से काम किया जाएगा ताकि वो रेजिग्नेशन दे दें और आगे चलकर फिर से री इलेक्शन होगा, तो तब तक बल्ले बल्ले देखते हैं क्या चलते हैं। तो ऐसा एक नया फंडा भी कई सारे राज्य में आप लोगों को देखने को मिला। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये जनता का भी ट्रस्ट यहाँ पर एक तरीके से खराब कर रहा है और इसी के साथ में जो डेमोक्रेसी है वो भी सस्टेन करनी मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसी चीजें चलती रही। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में सबसे पहले निगाह डालनी चाहिए, सबसे पहले इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है हमारी कंट्री में अगर रियलिटी में आप लोग डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसके चलते बोला गया कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की, कहां से उनके पास में पैसा आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए, जो भी बॉडी है यहां पर, जैसे अगर इनकम टैक्स के बारे में बात करें दूसरे कि किसको पैसा दिया जा रहा है और कौन पैसा ले रहा है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर पता होनी चाहिए। और इससे भी ऊपर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए पैसा किसके पास आ रहा है, ये क्यों इसको ओपन नहीं करते हैं। जनता का पैसा है, जनता को ओपन नहीं किया जा रहा है, तो ये क्या मतलब हो गया इसका, और जनता के नुमाइंदे हो भाई साहब, तो क्यों यहां पर इसको ओपन नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आप लोग यहां पर आंसर देना है कि इंश्योर करना है ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसीजर। तो इसके चलते ये काफी क्रिटिकल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इमीडिएटली इसके ऊपर फोकस करे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड केस है, तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी क्या होते हैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर होना चाहिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो आर्टिकल है इसके बारे में आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। अगर किसी राज्य के द्वारा ये बोल दिया गया कि हम लोग अपने ही जो राज्य के लोगों को यहाँ पर जॉब पर रखेंगे और लगभग 75% लोग हमारे ही रहेंगे, यहाँ पर बाहर का कोई नहीं आएगा, तो आज की डेट में हम लोग अपनी ही कंट्री में अगर चाहें तो कहीं दूसरे राज्य में जाकर जॉब नहीं कर पाएंगे तो कैसा लगेगा। मान लीजिए आप लोग निकल कर आते हैं मध्य प्रदेश में और आप लोग चाहते हैं कि राजस्थान में जाकर जॉब करें, पर राजस्थान में बोला जाए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया से जाकर कोई यूएसए में बोले कि मुझे जॉब दो और उसको जॉब नहीं मिलेगी, तुम तो इंडिया वाले हो। अपनी ही कंट्री में हम लोग इतना डिवाइड अगर कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। अभी जब हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया कि 75% जो प्राइवेट जॉब होनी चाहिए वो हमारे लोगों की होनी चाहिए, जिसमें मंथली सैलरी जो है वो 50,000 तक है। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के जो यहाँ पर गवर्नर है उनके द्वारा भी यहाँ पर इसको एसेट दिया गया इस लॉ को कि यहाँ पर इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो बोला जा रहा है काफी जोखिम भरा है, खासकर अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो वो सोचेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि यार यहाँ पे इन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा जो इस राज्य के लोग हैं, बाहर से कोई टैलेंटेड पर्सन वो ला नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। इसी के साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी यहाँ पर हिलता हुआ नजर आएगा अगर इनको यहाँ पर इस तरीके से बांध के रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हरियाणा के बहुत सारे लोग जो है बाहर जाकर किसी और राज्य में काम कर रहे हैं, तो फिर वहां पर कैसा होगा पता चला कल को वो राज्य बोले कि निकाल
डाल के सबको साइड में करो, अपने अपने राज्य के लोग हम लोग लेंगे। तो ये एक अलग तरीके का माहौल हमारी कंट्री में क्रिएट कर देगा। बोला जाता है कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन पता नहीं क्या क्या, पर लेकिन वन नेशन अगर है तो उसके अंदर लोग ऐसा नहीं कर सकते कि लोग कहीं भी जाकर जॉब ले लें, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो ये एक तरीके से अलग पैटर्न आप लोग को नजर आएगा यहाँ पर। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाया गया, ऐसा ही कुछ पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनके द्वारा भी अनाउंस कर दिया गया कि 70% तो भाई साहब हम भी करके छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी सीढ़ी चल पड़ी है जिसमें उन्हें कहते हैं कि भेड़ चाल रहती है, उसने कर दिया अच्छा हम भी कर लेते हैं, मतलब सोचेंगे नहीं सही है कि गलत है, हम भी कर लेते हैं भाई साहब, हम भी उसी चाल में चलते हैं, तो वही चाल नजर आती है। तो हमारे संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। इन फंडामेंटल राइट के अंदर जब आर्टिकल आप लोग बात करेंगे 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो इन फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 और इसी के साथ में आर्टिकल 16, जो कि यहाँ पर ये ऐसी हरकतें अगर की जा रही है तो इसको रोकने का काम करते हैं। यानी कि इस तरीके से आप लोग एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये आप लोग को अलाउ नहीं कराता हमारा संविधान में फंडामेंटल राइट भी। और विवाद इस पर देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो खासकर 10 इंप्लॉई और उससे भी कम है उसके ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फिल्म की कि यहाँ पर इन चीजों को इंक्लूड करके चले, इंपोज करे, अगर नहीं की जा रही है तो फिर उनकी खैर नहीं है, फिर उनको देखेंगे उसके साथ में क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो राइटर बोल रहे हैं कि बेहुदा एक अलग तरीके का ये यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो आउटसाइडर है, ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर राज्य के अंदर कोई स्किल्ड अवेलेबल नहीं है, स्किल्ड फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो तभी आप लोग जाकर आउटसाइडर को ले सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप लोगों को ट्रेन करना है लोकल को, ताकि वो जॉब करने के लायक हो सके, तब तक आप लोग आउटसाइडर को रखना है। उसके बाद में आप लोग क्या करिए, उसके बाद में आप लोग इनको हायर करना, फिर यानी कि तब तक आप लोग आउटसाइडर को हायर कर लीजिए, तब तक यहाँ ट्रेन कीजिए, और जब यहाँ पर लोग ट्रेन हो जाए फिर तो आउटसाइडर वालों को निकाल के फेंक देना। तो इसको चेक करेंगे, तो ये तो एक तरीका बोला जा रहा है कि इंस्पेक्टर राज आ गया कि हाँ आप लोग देखेंगे बिल्कुल कंप्लीटली क्या सही है और क्या नहीं है, उसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से काम करेंगे तो कितना सही है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से जो स्टेट है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जो लोकल जॉब के चक्कर में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉय रह जाएंगे, खासकर वो लोग जो ऑलरेडी स्किल्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनके राज्य में उनके लिए दूसरे राज्य में जॉब नहीं है, ठीक है। और बाकी उस राज्य में अगर जॉब नहीं है तो वहां पर उनको स्किल्ड करने की बात की जा रही है। तो पहले जो ऑलरेडी कैपेबल है उसको तो आप लोग पहले जॉब दे दो। ये तो वही बात होगी, एक बंदा जो है वो बिल्कुल एग्जाम क्लियर करने की कगार पर बैठा हुआ है, पूरा तैयारी में बैठा हुआ है, उसने एग्जाम क्लियर कर भी लिया पर उसको पोस्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों? दूसरे को तैयार कर रहे हैं कि पहले उससे एग्जाम क्लियर कराएंगे और वो उसको वहां पर हमको पोस्ट देंगे क्योंकि वो हमारे राज्य का है। तो ये गलत है इस तरीके से यार, जो कैपेबल है उसको पोस्ट दो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो क्यों ना हो। ये क्या है कि अपने ही राज्य का लेना है, तो ये कंट्री को भी डिवाइड करने का काम करेगा। तो जो हरियाणा के अंदर यहां पर ये अभी हो रहा है, तो इस तरीके से एक बिजनेस जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात होती है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत और वन नेशन वन मार्केट, तो ये भी सदमे में पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये दोनों इस तरीके के जो फंडे फॉलो करने की बात की जाती है, तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये चीजें रुकनी चाहिए। इसी के साथ में कोविड-19 ने कमर तोड़ दिया पूरी कंट्री की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस टाइम पर तो कम से कम आप लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं वीजा लेकर कि हाँ भैया वीजा मिल लगेगा उस कंट्री का, नहीं तो यहाँ पर भी वर्क के लिए वीजा लेना पड़ेगा अपनी ही कंट्री के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए। तो कितने हद तक ये सही है, तो आप लोगों को क्या लगता है ये सही है या फिर गलत है? आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप लोगों के राज्य, मान लीजिए आप लोग हरियाणा से आते हैं, आप लोगों से इंटरव्यू पूछ लें कि आप लोगों के राज्य में भी एक रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉ लाया गया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप लोगों की क्या राय रहेगी उसके लिए? तो इंटरेस्टिंग कमेंट आएंगे तो पढ़ूंगा जरूर, आप लोग जरूर अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट से बात याद आया, कई सारे बच्चे कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर कई सारी बातें ऐसी बोल रहे हैं जो मतलब एक अलग डायरेक्शन में। एक तो कई सारे बच्चे जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, बोल रहे हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज को लॉन्च नहीं कर देते। अरे ऑलरेडी यार इतनी चीजें अवेलेबल है, सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लो, ठीक है। तो देखिए आप लोग आराम से इस चीज को चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीके से ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि ये चीज मैंने कई दिनों से आप लोगों के कमेंट में देखी है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास में आता है कि सर आप भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो, और इसी के साथ में आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास में इन चीजों के ऑफर नहीं आ रहे हैं। मेरे पास में अभी कुछ दिनों पहले मैंने अभी देखा था कि अब मेल पढ़ रहा था, बहुत सारे ऐसे मेल पड़े रहते हैं जो कोलेबरेट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर लेते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशन रहते हैं, इवन एक इंस्टीट्यूशन था उसने बोला कि हमारी ईपीएफओ की जो टेस्ट सीरीज थी उसको प्रमोट कर दो अपनी वीडियो के अंदर। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बच्चों का यार थोड़ा फायदा हो जाएगा। मैंने वो टेस्ट सीरीज देखी उठाकर, मुझे वो जरा सी भी काम की नहीं लगी, तो मैंने उनको मना कर दिया तुरंत, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो यार टेस्ट सीरीज अगर मैं खुद देखूं
देखूं, देखिए मैं अगर खुद देखूं टेस्ट सीरीज को कैसी है तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि हाँ वो टेस्ट सीरीज कैसी है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को इसीलिए बोलता हूं कि सबसे पहले आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर लगाओ एग्जाम के। जैसे मान लीजिए आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए आप लोग दुनिया भर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, सीडीएस के लगा लो, एनडीए के लगा लो, यूपीएससी के रहते हैं, जहां जहां पर भी जीएस पूछा जाता है, सीएपीएफ के उठा लो आप लोग पेपर। तो बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनमें क्वेश्चन पहले वहां पूछ लिया फिर यहां पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये चीजें कवर हो जाए तब तो आप लोग इसको आगे लेकर चलो। ठीक है, और टेस्ट सीरीज देखिए ये बहुत सारी इसमें एक तरीके से पूरी टीम बनानी पड़ती है, फिर पूरा प्रोसीजर चलता है। तो वो सारी चीजें, एक बच्चा कह रहा है कि सर सीसेट की क्लास लगा दो, सीसेट की क्लास लगा दो, फिर उस बंदे को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, फ्री में तो आगे कोई पढ़ाएगा नहीं, वो सारा फिर एक अलग डायरेक्शन में चीजें चलने लगती है यार। ठीक है, तो वो चीजें देखिए फिर वही रहता है कि हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर अफोर्डेबल प्राइस रख दो। अगर ऐसा कुछ कभी हुआ तो उसके बारे में बात करूंगा, आप लोगों से बात कर ही काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर फिलहाल यार अभी ऐसा कुछ माइंड में नहीं है। जितना मेरे से हो पा रहा है रिवीजन की वीडियो लेके आ रहा हूं, बाकी जो मैं कर पा रहा हूं अपनी तरफ से तो देखो कर रहा हूं ना। बाकी ये चीजें फिर एक अलग सा एक माहौल सा बनता है दिमाग में। ठीक है, फिर वही पेड़ वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं और वो सब पता नहीं क्या दिमाग बंदा बंदा सा लगने लगता है। पर लेकिन कॉन्टिन्यूअस मेल भी कई सारे आए जा रहे हैं कि सर एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज आप बना दो सस्ती सी। चलिए जो भी है उसको अभी आप लोग करते रहिए। मेरे तो मानना यह कि यार पुराने क्वेश्चन इतने सारे उनको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बाकी का करंट अफेयर में कवर कराई देता हूं। ठीक है, इसी के साथ में बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी करंट अफेयर में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हिम्मत आप लोग करें, और सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अगर बात करें आप लोग, इनकी फोटो कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, वहां से आप लोग इनको ले सकते हैं। बस ये रहता है कि आप लोग अपने आप को सीरियस रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं। अगर किसी एक टेस्ट सीरीज को बैठकर आप लोग देते हैं और वहां पर टाइमर चलता रहता है, आप लोग के पास में कंपल्सेशन रहता है, अच्छी चीज ये रहती है कि आप लोग अपने आप को बांध पाते हैं एक टाइम में। तो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाइए क्योंकि ये की ऑफ सक्सेस है, उसको मत छोड़िएगा। अब देख लीजिए यार बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब इसके बारे में मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में बोल दूं कि वो वाली टेस्ट सीरीज ले लो तो ये तो फिर वो हो जाएगा कि उसको प्रमोट कर रहा हूं मैं फालतू में। ठीक है, जबकि मैंने उसको खोल के देखा भी नहीं, मेरे पास में कोई टेस्ट भी नहीं उसका। तो इस तरीके से मेरे दिए रिकमेंड करना, मैं कोई बना रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, मुझे पता है कहां से क्या क्वेश्चन उठाने हैं, एक मेरे पास में एक्सपीरियंस है पूरा, मुझे जानता हूं मुझे क्या क्या करना है। अगर मैं बना रहा हूं तो मैं उसको बोल सकता हूं हाँ इसको कर लो भाई साहब। ठीक है, क्योंकि वो मैंने खुद ने बनाई है। वो नहीं कहते कि मैं किसी चीज को अगर यूज कर रहा हूं तो उसी को तो बताऊंगा यूज करने के बाद में, ऐसे छोड़ना कि मैं खुद तो यूज कर नहीं रहा हूं, आप लोगों को बोल दो यार ये कर लो, तो वो तो एक गलत बात हो जाती है यार। ठीक है, तो ये ऐसी रिक्वेस्ट मत किया करो, अंदर से फिर थोड़ा सा अलग सा माहौल बन जाता है कि मैं सही से काम कर पा रहा हूं या नहीं। ऐसा तो लग रहा है कि मैं आप लोगों को ढंग से चीजें सर्व नहीं कर पा रहा हूं। तो कई सारे थॉट आने लगते हैं माइंड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़कर, कई सारे ऐसे मेल देखकर। चलिए जो भी है, अगर ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में तो आप लोगों से डिस्कस जरूर करूंगा कि हाँ क्या किया जा सकता है इसमें और क्या चीजें हो सकती है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव चीजें अगर एक जगह इकट्ठी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए देखेंगे बाकी आगे की बात है यहाँ पर। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, एग्जाम पास में आ रखा है, पुराने क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगाइए और करंट अफेयर का रिवीजन आप लोग का स्टार्ट कर दिया है। तो कोशिश ये करूंगा कि एक साल का तो करंट अफेयर आप लोगों का कराता चला ही जाऊं। ठीक है, मरता क्या ना करता तो एक साल तो कम से कम कंप्लीट कराई दूंगा। अगले हफ्ते जो आप लोग का करंट अफेयर आने वाला है मॉर्निंग में 7 बजे आएगा आप लोग का, ये संडे को, तो इसको आप लोग देख लेना वीडियो को। ये बेसिकली जो वीडियो रहने वाली है दिसंबर का पूरा करंट अफेयर उसमें कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो इन वीडियो को अगर देखकर जाते हो तो इतना तो कंफर्टेबल आप लोग कर ही दूंगा कि एग्जाम में बैठकर आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, हालांकि मेरा क्वेश्चन देने का दूसरा मन नहीं था पर लेकिन मेरे से रुका नहीं गया क्योंकि कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि सर 2-2 क्वेश्चन दे दिए। तो फिर भी ट्राई कर लीजिएगा, जिसका मन है लिख लेना, पर एक क्वेश्चन तो जरूर लिखना। ठीक है, पीस प्रोसीजर जो अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है वो काफी क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया है। तो इसके चलते बोला गया कि इंडिया जो है क्या उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या आज की डेट में कॉमनलिटीज है, मिलकर काम कर सकते हैं किस एरिया में, और किस तरीके से इंडिया को यहां पर आज के में सिचुएशन हो रही है उसको डील करना चाहिए। ये यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अफगानिस्तान के बारे में इंडिया का भी एंगल है, तो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में आप लोगों के सामने यहां पर रखूं, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब आए 2001 में, उनके द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की गई, बिल्कुल ऐसे जैसे रजनीकांत मूवी में एंट्री करते हैं। इनके द्वारा बोला गया उड़ा दूंगा सबको, यहां पर तालिबान को उठाकर फेंक दूंगा और ये और वो। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे सांप को दूध नहीं पिलाने वाली बात है। ये वही तालिबान है जिसको ये दूध पिला रहे थे जब यूएसएसआर यानी कि जिसको रसिया बोलते हैं वो अफगानिस्तान के अंदर था। तो रसिया को बाहर भगाने के लिए इन्होंने तालिबान को सपोर्ट कर एक ऐसा एक दरिंदा बना दिया कि आज की डेट में इसके सामने खुद ही ये घुटने टेक रहे हैं। वो नहीं कहते सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए यहां पर कि इनको निकालकर बाहर फेंकेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश खुद ही बाहर फेंक गए। बराक ओबामा भाई साहब आए, इनके द्वारा भी काफी ट्राई किया गया पर नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पूरा, वो नहीं कहते कि पूरा एडी से पंजों तक पूरा जोर लगाया
पर लेकिन इनका भी कुछ नहीं हो पाया, एडी से पंजो नहीं, शायद चोटी से पंजो तक बोलते हैं, चोटी से एडी कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा पूरा जोर लगाया गया, इनसे भी कुछ नहीं हुआ। अब यहां पर आ गए जो बाइडेन, जो कि 46 यानी कि 46वें प्रेसिडेंट है। अब वो क्या करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप वाला पैटर्न ही फॉलो करके आगे यहां पर बढ़ने वाले हैं। नॉर्मली है क्या, देखिए आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या है कि अब तक इतनी बड़ी बड़ी कंट्री आई और वो इनका कुछ उखाड़ नहीं पाए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो उसका आंसर मिलेगा आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर। होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर जितना भी तालिबान वाला जो ये बेसिकली रद्दी माल भरा पड़ा है, इसको सबको सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान इनको ट्रेन करता है, पाकिस्तान इनको हसला जो ये इनके जो हथियार सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और कल को इनके ऊपर कोई अटैक करता है बाहर की कंट्री अफगानिस्तान के अंदर, तो भागकर ये पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इनके पापा जी जो हैं वो पाकिस्तान है, जो यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और वो कहते हैं ना कि वहां पर आज के डेट में अगर जॉब चाहिए किसी टेररिस्ट को जॉब मिलती है बाकायदा वहां पर पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसी कंडीशन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर शांति बनाकर आप लोग रखना चाहते हैं तो नहीं कहते जड़ को पकड़ो, बीमारी की जड़ पकड़नी चाहिए, और जड़ कौन है, पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, और पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं किया तो चीजें कंट्रोल में नहीं आएगी। अफगानिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है वो भी अफगानिस्तान के साथ में टच करता है। तो ये आप लोग याद रखना। तो ये देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया अफगानिस्तान के साथ में हमारी कंट्री का भी बॉर्डर टच करता है, कंफ्यूज मत होना। ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाए तो बोल देना हाँ टच करता है, ठीक है। अफगानिस्तान की अफगानी जो करेंसी यहाँ पर अफगानी, और काबुल यहाँ पर इसकी कैपिटल होगी। पड़ोसी देश ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी क्या बात की जा रही है, अभी यहां पर ये बात की जा रही है कि यहां पर देखिए शांति बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, एक पीस प्रोसीजर अफगानिस्तान के अंदर होना चाहिए, और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट भी है ये। अगर आप लोग यहां पर आज की डेट में जो देखोगे पूरा पिक प्रोसीजर, तो बराक ओबामा के द्वारा बोला गया कि यूएसए से फोर्स को निकालना है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दोहा जो कतर के अंदर है वहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया। तो यहां पर आप लोग देखेगा ये अपनी कंट्री, और यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा दोहा, ठीक है। तो कतर के अंदर इनके द्वारा साइन किया गया कि हम लोग को बाहर निकलना है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है, गवर्नमेंट जो यहां पर बाहर की कंट्री क्या चाह रही है कि जो यहां पर गवर्नमेंट है और जो तालिबान है उनके साथ में बेसिकली सलाह मशवरा किया जाए और बाहर निकल जाए। तो इसी के चलते एंटोनी जे बिल्कन जो है, ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनके द्वारा भी यूएस के जो सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ में बोला गया कि मिलकर बात की जाए। और इनको तो बोला गया कि दोहा जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से 1 मई को हम लोग टारगेट रखेंगे कि कंट्री से बाहर जाना है। यानी कि 1 मई को हम लोग यहां पर घुटनों के बल गुडुलिये चल के निकल लेंगे कंट्री से। अशरफ गनी जो यहां पर आज की डेट में अगर अशरफ गनी के द्वारा बात करें जो प्रेसिडेंट यहां पर, तो इनके द्वारा बोला गया कि ये काफी खतरनाक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान जो है वो काफी बड़ा पावरफुल एक आज के डेट में फोर्स उभर कर सामने आ रहे हैं, और आप लोग इसको दबाकर रखते हैं। आप लोग के हाथ में पावर है, हमारे पास में इतनी पावर नहीं है भाई साहब, हमारे सर पे आकर जाएंगे अगर आप लोग यहां से निकल गए तो उसको कोई नहीं देख रहा है। सब ये देख रहे हैं कि तुम्हारे सर पे चढ़ेंगे, तुम्हारी कंट्री, हमारा क्या, हमको तो निकलना है यहां से, हमको तुम्हारे फटे में अपनी टांग अड़ाएं। तो इसलिए यूएस से अपना निकलने की कोशिश कराए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दोहा जो एग्रीमेंट है उसमें तालिबान, एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लग रही है, अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सुनकर भी सरप्राइज होंगे इसको लेकर। आज की डेट में अगर बात करें तो अल कायदा जो है, जो यहां पर इसी के साथ में जो इसी के तरीके जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके साथ में तालिबान के जो रिलेशन है वो एंड नहीं हुए, वो कंटिन्यूअस चल रहे हैं। ये वही तालिबान है जिसको बोला गया कि हाँ मिलकर तुम भी गवर्नमेंट चला लो, और दोहा एग्रीमेंट में बोला गया था यहां पर कि ऐसा काम आप लोग नहीं करोगे। यानी कि तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये फिर भी तालिबान के हाथ में पूरी कंट्री देकर निकलना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा अनरेस्ट वहां पर फैल जाएगा। जो बाइडेन साहब है उनके द्वारा जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर इनके द्वारा नोटिस किया गया था कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए तो अफगानिस्तान में शांति आ सकती है। तो अभी इनको उसी पर फोकस देकर चलना चाहिए, वही एक तरीका है यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग मिलती है, कम्बैट सपोर्ट मिलती है, सप्लाई वेपन की पाकिस्तान से मिलती है, तब जाकर यहां पर ये हरकतें कर पाते हैं। और आज की डेट में ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने के बजाय ये यहां पर ये अफगानिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, पावर बैलेंस करने की कोशिश करें कि तालिबान को इतनी पावर दे दें और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दें, 50-50 मिलकर दोनों गवर्नमेंट चला ले। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कंट्री में कमेंट किया गया था रिसेंटली, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जो रेप विक्टिम है उसी के साथ में उसकी शादी करा दो, जिसने रेप किया उसी के साथ में उस लड़की की शादी करा दो। तो ये तो वही हो गया कि पिछले लगभग यहां पर आप लोग आज के दिन में अगर बात करें तो पिछले 30 सालों से जो तालिबान है वो अफगानिस्तान का रेप कर रहा है, और उसी तालिबान को बोल दिया कि आप गवर्नमेंट चला लो, क्योंकि उसके टक्कर का कोई नहीं है वहां पर उसको रोकने वाला। तो कितने हद तक ये सही है, वो इतने सारे लोगों को मार रहा है वहां पर, इतने सारे लोग, इतनी सारी महिलाएं, कोई जर्नलिस्ट वहां पर काम नहीं कर पाता है, जिसको चाहे जब चाहे बॉम्ब से उड़ा देता है, उसी को आप लोग बोल रहे हैं कि यहां पर आके पार्लियामेंट में बैठो और भाई साहब रूल और रेगुलेशन बनाओ, कंट्री को चलाओ और संविधान बनाओ। क्या करेगा वो? जब एक बार इसको पावर में आया था उस टाइम देख तो लिया था क्या किया था, उस टाइम पर पूरे अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी थी। क्या फिर ऐसे इंसान के हाथ में आप लोग देकर जाना चाहेंगे अफगानिस्तान पर? लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता अफगानिस्तान जिंदा है कि मर रहा है, उनको तो अपनी फोर्स को वहां से निकालना है। तो ये इस तरीके से ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बनेगी तो हमारी कंट्री के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पाकिस्तान जो है ऑलरेडी हमारी कंट्री के साथ में बहुत अच्छे व्यवहार रखता है, भाईचारा बना के रखता है, तो ऐसा ही एक कंट्री अफगानिस्तान बन गया तो हमारे लिए टफ सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है।
तो इसके चलते इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में काफी कमिटेड रहता है कि शांति बनाकर रखी जाए। अफगानिस्तान में हमारी बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट तरीके से इंडिया की जो चीजें हैं उनको देखा जाता है, क्योंकि हम लोग वहां पर मानवता के रूप में काम करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी, उनकी पार्लियामेंट बना दी, उनका बांध बना दिया, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। वहां पर लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है इस तरीके से, भले अपनी कंट्री में लोगों को जॉब मिले या ना मिले, तो वहां पर अच्छा काम चलता है। ठीक है, कंपेयर मत करना, दोनों अलग अलग चीजें, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से बात यह है कि मतलब हमारी कंट्री की बहुत अच्छी इज्जत है वहां पर, हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो एक प्रोडक्टिव हाई लेवल एक्सचेंज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अब भी आज के दिन में देखने को मिलते हैं। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 22 मार्च को इंडिया के अंदर आने वाले हैं, जिनका नाम है मोहम्मद हनीफ अतमर। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में विजिट करेंगे। 22 मार्च को एक डे सेलिब्रेट किया था, काफी इंटरेस्टिंग। वो डे कौन सा आप लोग बताइए, जब 22 मार्च आएगा तो डिस्कस आप लोगों से करूंगा ही। अगर बात करें अगर फ्यूचर में अफगानिस्तान को कैसे लेकर चलना है, तो लॉन्ग टर्म एक तरीके से इंडिया का जो एक तरीके से क्या क्या चीजें इंडिया कर सकता है और इंडिया क्या सपोर्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सपोर्ट किया जाए। अफगानिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन स्टेट के वो सपोर्ट पावरफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर चीजों को हिलाकर चला जाए। एक्सपेंड करना चाहिए, जो डेवलपमेंट कर रहा है हमारी कंट्री जो हमेशा सपोर्ट करती है, तो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, कम्युनिटी के साथ में पूरी कंट्री के अंदर हम लोग मिलकर काम करते हैं। और इसी के साथ में जो लीडर है यहाँ पर ऑल एथनिक जो सारे उनको चाहते हैं कि इंडिया साथ में मिलकर रहे। समझिए, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। अफगानिस्तान के अंदर अगर शांति बनाकर रखना चाहते हैं तो इंडिया हमेशा ये बोलता है कि अफगानिस्तान की जनता से पूछो, वो जिसको इलेक्ट करके लेकर आते हैं उसी को यहाँ पर पावर दे दो। यानी कि अफगानिस्तान की जनता जिसको चाहती है पावर में रखना, उसको पावर दे दो। आप लोग अपने हिसाब से पावर मत दो कि तुम ये गवर्नमेंट चला लो और तुमको पावर देकर चले जाते हैं। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ और जो जीत कर आ जाए उसको पावर दो, और जो उसके बाद में फिर कुछ हरकतें करे तो उसकी खड़े करके उसकी ना जो नहीं कहते कि उसकी कुट्टी काट दो। ठीक है, यानी कि उसको जो है बिल्कुल उसको दबा के रखो फिर कि हाँ ये क्या है, मतलब इस तरीके से कुछ होना चाहिए। और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पावर है उनको मिलकर साथ में आना चाहिए शांति बनाए रखने के लिए। इस तरीके से छोड़कर चले जाना तो ये सही तरीका नहीं है। जो मोस्ट अफगानी जो पीपल है यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में अगर बात करें, यहाँ पर एक वेल रिसीव एक मोस्ट जो अफगानिस्तान पीपल है या गवर्नमेंट है उनको वेल सुटेड टाइम है कि अब मिलकर उनको काम करना चाहिए और किस तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सबको एक अच्छे लेवल पर सही चीजें मिले। तो अमेरिका का जो प्लान है यहाँ पर, जो अमेरिका निकलना चाह रहे हैं यहाँ से कि रिड्यूस करना है वॉयलेंस। ठीक है, वॉयलेंस रिड्यूस कर दिया, वो तो तुम्हारे फूफा आज फिर यहां पर अलकायदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कब तक रिड्यूस कर लोगे वॉयलेंस? तो बिल्कुल सीज फायर होना चाहिए प्रॉपर वे में, तो यहां पर एक शांति होनी चाहिए और आगे के लिए भी कोई ऐसी हरकत ना हो, ऐसा कोई बैलेंस बनाकर यूएसए को निकलना चाहिए, वरना फिर से ये तांडव करेंगे, क्या कर लोगे तुम। ठीक है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए यहां पर इंडिया के बारे में, तो हमारी कंट्री जो है वो कॉमनलिटी एक्सप्लोर कर रही है, यानी कि क्या क्या कॉमन चीजें जहां मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ में क्या क्या एक सिचुएशन जो बढ़ रही है उसमें हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। 1990 से लेकर अगर बात करें, कई सारी डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया और ईरान, ठीक है, तो इनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया उस टाइम पर जब सारी कंट्री ने अपने हाथ खींच लिए थे। तो हमारा अच्छा खासा टाइम है कि ईरान के साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। और इवन अगर पाकिस्तान थोड़ा सिधर जाए, देखिए ईरान की भी बहुत बड़ी बाउंड्री टच करती है अफगानिस्तान के साथ में, तो इस तरीके से शांति बनाकर रखी जाए। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है जो काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट करता है, तो यहां से एक बार तो ऐसा भी हुआ यूएसए ने जो यहां पर प्रेसिडेंट है उनको उठाकर फेंक दिया, अपने आप चेयर पर आकर बैठ गए और डायरेक्ट तालिबान से बात करें कि हम लोग आपको पावर देकर जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तालिबान को ये बोले कि हम पावर देकर जा रहे हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को मान ही नहीं रहे जो जनता के द्वारा चुनी गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट पूरा यहां पर मिल रहा है। तो ये सही तरीका थोड़ी ना इस तरीके से, तो सही तरीका आप लोगों को चूज करना चाहिए, तभी सिचुएशन जो है यहां पर नॉर्मल हो पाएगी। और उसके बारे में आप लोग सोच नहीं रहे, तो कितने हद तक ये सही है ये आप लोगों को अंडरस्टैंड यहां पर करना पड़ेगा, तभी चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। एक शब्द आप लोगों ने सुना था वर्क फ्रॉम होम, अब बात की जा रही है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि जहां से चाहे आप लोग काम कर सकते हैं। अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो यूएसए के अंदर जो H1B वीजा को लेकर परेशान रहते हैं वो काम ही खत्म हो जाएगा। तो इसी के बारे में राइटर बोल रहे हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंप्लीमेंट करो ना, चाहे इंडिया में बैठे, चाहे पाकिस्तान में, चाहे जापान में, चाहे साउथ कोरिया में, अगर काम करना है किसी भी कंपनी के लिए तो H1B वीजा जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा काफी हरकतें की गई उसके ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहे। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो रही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन सब चीजों में, तो उसके चलते बहुत बड़ा नुकसान हो गया अमेरिका को। बोला गया कि लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा नुकसान हो गया अमेरिका की जो टॉप 5 जो 500 कंपनी थी उनके कोविड-19 के चलते, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये इसके अंदर चेंज किया गया, उनका एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर निकल कर आया। तो H1B जो वीजा पॉलिसी है जिसमें एक स्किल्ड वर्कर जो है वो यूएसए में जाकर काम कर सकता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उसको अलाउ नहीं किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी बड़ी अनसर्टेनिटी यहां पर ला दी गई, जिसके चलते सिचुएशन देखने को मिली। तो यहां पर हमारी कंट्री में अभी अगर बात करें जो टीसीएस है, तो टीसीएस के द्वारा ऐसा बात की जा रही है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप लोग कहीं पर भी हैं आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं। और ये जो इमिग्रेंट वाला चक्कर है, यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। अपने घर से बैठकर काम करो ना कंफर्टेबल जोन से, तो वो वाली चीजें की बात की जा रही है। तो यूएसए की पॉलिसी है, फिर उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो स्किल्ड वर्कर है अगर कहीं से भी अगर काम कर पा रहे हैं बाद में, तो जहां पर विदाउट H1B वीजा के भी आप लोग किसी भी कंपनी में काम कर पाएंगे, उस कंट्री में जाने के
कंपेयर में, ठीक है। तो अगर ऐसा स्टार्ट कर दिया है तो फिर ये सारी चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगी, जिसको लेकर बार बार पॉलिटिक्स की जाती है। H1B वीजा यूएसए में दिया जाता है स्किल्ड लेबर को, और जो H1B वीजा के साथ में मान लीजिए कोई वाइफ गई है तो उसके हस्बैंड को मिलेगा H4 वीजा, या फिर कोई हस्बैंड गया है उसकी वाइफ को मिलेगा H4 वीजा। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट जो है H1B वीजा की, इनको ये वीजा दिया जाता है। तो कई बार H1 ही नहीं मिलता है यहाँ पर H1B वीजा, तो ये कहां से मिलेगा। दूसरा है H2B वीजा, ये भी दिया जाता है सीजनल वर्कर के लिए, यानी कि सीजन में काम करने से गेहूं कटाई होगी तो हम लोगों ने वर्कर लगा ली, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। L1 वीजा है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, मान लीजिए हमारी जो एसएलवी कंपनी बन गई, इसका एक ऑफिस है यहाँ पर इंडिया के अंदर, दूसरा ऑफिस है यूएसए के अंदर, तो इंडिया की जो ऑफिस से आप लोग यूएसए के ऑफिस में इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जैसे गूगल इंडिया और गूगल यूएसए है, तो वहां पर ट्रांसफर कर दिया तो कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, कंपनी चेंज नहीं हो रही है, तो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर हो गया। J1 वीजा यहाँ पर है जो स्टूडेंट है, देखिए यूएसए में काफी महंगी चीजें हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, देखें अगर 70 रुपए लेकर जाएंगे तो यूएसए का ₹1 मिलेगा, इनके $1 मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो साथ साथ में अपना काम भी करते हैं वहां पर, ठीक है। तो काम, वर्क और स्टडी ये प्रोग्राम चलते हैं वहां पर, तो उसके लिए J1 वीजा यहां पर मिलता है। तो ये सारे जो वीजा है यहाँ पर, इनमें से H1B वीजा काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो जिसके चलते कई सारी बातें देखने को मिलती है। तो क्यों ना इस वीजा को ही हम लोग नहीं कहते कि इसका काम ही खत्म कर दें, बीच में से हटा दें और अपने तरीके से काम करें, तो सिचुएशन जो है हमारे हिसाब से चलती यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर आप लोगों के सामने इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा बोला गया कि मेरी स्टेटमेंट को गलत तरीके से देखा गया, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि रेप विक्टिम के साथ में शादी करनी है, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं बोला था। तो इनके द्वारा एक इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो अपनी बात जो इनके द्वारा बोली गई थी तो लोगों के द्वारा गलत समझी गई, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, ठीक है। तो यानी कि इनके द्वारा बोला गया था कि जिसके द्वारा रेप किया जा रहे थे उसके साथ में शादी हो जानी चाहिए, तो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर बन गई थी। दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि 50% जो कोटा है, रिजर्वेशन का जो कैप है यहाँ पर, उसको देखा जाएगा, क्योंकि जिसलिए ये कोटा रिजर्वेशन लाया गया है। तो इंदिरा साहनी केस आप लोगों को पता है 1992 का, याद रखना 1992 का इंदिरा साहनी केस है, उसे बोला गया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पर हमारी कंट्री में अभी 60 से भी ज्यादा रिजर्वेशन पहुंचा है कई सारे राज्य के अंदर, जैसे तमिलनाडु ले लीजिए, तो ये गलत है, इतना ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल 342 के बारे में अगर बात करें, 342A जो है यहाँ पर ये पावर देता है बेसिकली, अगर आप लोग बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करें, ठीक है, जो कि उसके बारे में बात करें तो उनके लिए यहाँ पर क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सकती है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया हमारी कंट्री में, उसके बारे में बताया गया कि सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होते हैं, उसके चलते अभी हमारी कंट्री में एजुकेशनली वीकर सेक्शन के लिए भी बात की गई, जिसके बारे में मैंने आप लोग से डिटेल में डिस्कस भी किया था जो हमारी PIB वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं, तो उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है कि इसको आगे लेकर रिजर्वेशन को कैसे चलना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी जो यहाँ पर इतने लंबे समय से रिजर्वेशन का फंडा चल रहा है, तो 1992 से लेकर अब यहाँ पर जो डिसीजन आया था उसको रिव्यू किया जाएगा। तो जो भी इसके बारे में बात होगी आगे इसके ऊपर एडिटोरियल आएंगे तो डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारी कंट्री को बोला गया है कि हमारी कंट्री को 1.4 बिलियन रुपए देने हैं। ये यहाँ पर कैरिन जो एनर्जी PLC है उसको, हमारी कंट्री केस हार गई यहाँ पर, जो बेसिकली परमानेंट जो कोर्ट था आर्बिट्रेशन नीदरलैंड के अंदर। तो इसके चलते जो यूएसए है और यूके है और 5 अलग कंट्री उन्होंने बोला है कि इंडिया को इस कंपनी को ये पे करना चाहिए, ये ऐसा इंडिया को पे करना चाहिए, इंडिया ने गलती की है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं कितना पे किया जाता है और क्या क्या चीजें उसके बारे में पता चल जाएगा। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की गई यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के टाइम पर, तो काफी लार्ज स्केल पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी ह्यूज वुमेन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है आज की डेट में। तो ये चीजें कहां जाकर रुकेंगी और क्या कंडीशन होगी, तो ये अलग चीजें हैं, तो इनके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये न्यूज मुझे बड़ी प्यारी लगी, ये दिल्ली के बारे में है। अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा यहाँ पर काफी एक बुजुर्ग जो साइंटिस्ट थी, ठीक है, उनको इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे पर यहाँ पर उनको ऑनर दिया गया। तो इसरो की साइंटिस्ट थी, काफी ओल्ड, यहाँ पर 80 ईयर जो इनकी एज हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर रिकॉग्नाइज करना हम लोग स्टार्ट कर दें तो काफी अच्छा चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? साइंटिस्ट जो है यार हमारी कंट्री कम से कम उनको तो साइंटिस्ट जो है उनको तो कम से कम पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारी देश में सही चीजों को डायरेक्शन में लेकर चलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए, यहाँ पर बात की जा रही है ओनली हाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो स्कूल है आंगनवाड़ी, उनके अंदर आप लोगों को जो टैप वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि स्टेट जो है 100% कवरेज है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, कई सारे एरिया ऐसे हैं। पर लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ओनली जो वाटर सप्लाई है 7.93, ठीक है, वेस्ट बंगाल में 10.89, झारखंड में 12.99। तो ये इस तरीके से अगर बच्चों को प्रॉपर वे में पानी भी सप्लाई नहीं किया जा रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा वहां पर, तो कैसे चीजें सिचुएशन नॉर्मल होगी। तो ये सारी चीजें थोड़ी सुधारनी चाहिए हमारी कंट्री में। कम से कम अगर बात करें 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर 100% कवरेज हो रखा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताइए राज्य। तो इस तरीके से कम जो स्टूडेंट है उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए, वरना फिर कई सारी प्रॉब्लम स्कूल में से ड्रॉप आउट और वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो उससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है।
ये कार्टून है आज का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो टीएमसी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो है यहाँ पर, उसमें से यहाँ पर इनके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके जो विधायक हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। और देखिए ये फूल जो है इनके वाला जो सिंबल है वो कमल में कन्वर्ट हो रहा है, इनके सारे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग क्या राय है, 40 से 50 शब्द में आप लोग लिखेगा। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है अगर आप लोग जाते हैं एसएसबी देने, ठीक है, तो उसके बेस पर आप लोगों से ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, पिक्चर दिखाई जाती है कोई भी धुंधली सी, आप लोग क्या सोचते हैं बताया जाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है इंडिया का जो फ्रीडम स्कोर है उसके बारे में बात की जा रही है। तो पॉलिटिकल जो राइट है और जो सिविल लिबर्टीज है हमारी कंट्री में, उसमें फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 जो रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई, उसमें जो इंडिया की जो रैंक है ये फ्री नेशन से हटकर हम लोग ये पार्शियली जो बेसिकली नेशन में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि कंडीशन जो है वो हमारी खराब हो रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पर्सनल ऑटोनॉमी कितनी है, इसी के साथ में रूल ऑफ लॉ को कितना फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए तो पॉलिटिकल जो बेसिकली कंडीशन है, पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल प्रोसीजर में, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इलेक्टोरल प्रोसीजर हो गया, पॉलिटिकल जो प्लूरलिज्म हो गया, फंक्शनिंग गवर्नमेंट की हो गई, ये सारी चीजों को कंपाइल कर यहां पर इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो फ्रीडम के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री जो है वो पहले 76 थी, 78 थी, 2013 में 76 थी, 2015 में 78 थी, अब यहां पर 67 हो गई है। तो एक ह्यूज डाउन देखने को मिला है, इनकी हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट तरीके से जो चीजें की जा रही थी उनको सप्रेस किया जा रहा है, ऐसा यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये गलत है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक अलग माहौल क्रिएट करती हैं यहां पर, ठीक है। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां पर ये है, यहां पर फ्लोरेस सी, जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये थी कुछ ओवरऑल डिस्कशन आज का हमारा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है कैरी माता स्टेट के बारे में। बोला जा रहा है कि ये स्टेट जो है ये कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को जावा सी के साथ में। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो बिरनोई जो है उसके ईस्ट में है यहाँ पर ये, तो जानते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, दोनों के दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखते हैं, ये हो गया सुमित्रा आइलैंड और यहाँ पर ये हो गया जावा सी, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। तो ये कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो पूरा ये था लेक्चर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद।